गाइस आज के टाइम बहुत से इंडियंस इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अब चाइना का टाइम गया और इकोनॉमिकली अब इंडिया चाइना को कड़ी टक्कर देगा। और पिछले कुछ महीनों में हमने न्यूज़ आर्टिकल्स इंटरनेट पर इस तरह की न्यूज़ ज़रूर देखी होगी। कोविड के बाद कई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना से इंडिया शिफ्ट हुए। रिसेंटली एप्पल ने आईफोन 14 की प्रोडक्शन लाइन यूनिट चाइना से इंडिया के चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करी। फॉक्सकॉन ने भी गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक डील फाइनल करी है जिसमें वो वडोदरा में 4,500 करोड़ इन्वेस्ट करके एक नया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे। और बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगले 10-12 महीनों में चाइना से अप्रॉक्स 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया शिफ्ट होंगे। और ध्यान दीजिए ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और चाइनीज़ जीडीपी का 45% मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है। तो नो डाउट इन सब की वजह से चाइनीज़ इकोनॉमी सफ़र तो करेगी। हालांकि ये कंपनीज ताइवान, बांग्लादेश या वियतनाम भी शिफ्ट हो रही हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ की फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिया ही है। मैकिन्जी के सीईओ मिस्टर बॉब स्टनफल्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इट्स इंडिया सेंचुरी। साथ ही नेस्ले के सीईओ मिस्टर मार्क स्नीडर, डच बैंक के सीईओ मिस्टर स्विंग और जेफ बेजोस, ये सब इंडिया की ग्रोथ को लेकर बुलिश हैं और इनके हिसाब से अगले 10 साल इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। तो गाइस ऐसा क्या हो गया कि जो इंडिया अभी तक इकोनॉमी के मामले में चाइना के आसपास भी नहीं है। चाइना की इकोनॉमी $20.25 ट्रिलियन पर है और इंडिया की $3.46 ट्रिलियन पर। फिर भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया चाइना को कड़ी टक्कर देगा। तो हे गाइस, दिस इज बॉय के और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1990s में जब चाइना की पर कैपिटा जीडीपी $317 थी, वहीं इंडिया की $367। तो पिछले 30 सालों में चाइना ने ऐसा क्या किया कि आज उनकी पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से 2.5 गुना ज़्यादा है और इकोनॉमी 6 गुना ज़्यादा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों आज इंडिया ग्लोबल कंपनीज़ के लिए चाइना से ज़्यादा आइडियल डेस्टिनेशन बन चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या सचमुच में इंडिया चाइना को कड़ी टक्कर दे पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन दोनों कंट्रीज़ को आज़ादी लगभग एक ही टाइम पर मिली थी। आज़ादी के बाद जहां चाइना की कमान कम्युनिस्ट पार्टी ने संभाली, वहीं इंडिया को कांग्रेस ने संभाला। और इस टाइम पर चाइना कुछ खास सफ़र नहीं कर रहा था, मगर इंडिया पर पिछले 200 सालों से ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया, मीनवाइल वो इंडिया से आज की वैल्यू का टोटल $45 ट्रिलियन लूट कर गए थे। तो इंडिया को अपने इन लॉसेस को भी कवर करना था, वहीं चाइना पर ऐसा कोई डेंट नहीं था। हालांकि इसके बावजूद इंडिया और चाइना दोनों 90s तक एक ही स्पीड तक ग्रो कर रहे थे, मगर 90s के बाद इंडिया बुरी तरह पीछे छूटने लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 मेजर पॉइंट समझते हैं जिस वजह से चाइना ने इंडिया को बहुत तेज़ी से पीछे छोड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, जब भी कोई देश या कोई नेशन डेवलप करना शुरू होता है तो सबसे पहले वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में और लास्ट में सर्विस सेक्टर। चाइना और इंडिया इन दोनों ने एक साथ एग्रीकल्चर में एंटर किया और दोनों ही इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मगर धीरे धीरे चाइना को समझ आ गया कि एग्रीकल्चर से वो एक लिमिट से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपके पास जितनी ज़मीन है आप उतनी ही खेती कर सकते हैं। तो 90s में चाइना ने बहुत तेज़ी से गियर शिफ्ट किया और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना शुरू कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट करने के लिए चाइना ने अपनी कंट्री पर ओपन डोर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, जिसके तहत फॉरेन कंपनीज से हर तरह की रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। अब वो बिना ज़्यादा टैक्स दिए, बिना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ किए अपने प्लांट्स चाइना में सेटअप कर सकते थे। और इसी की वजह से आज चाइना की जीडीपी का 45% मैन्युफैक्चरिंग से आता है और इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 16%। अब दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस वजह से चाइना ने इंडिया को आउट परफॉर्म किया, वो है चीप एंड स्किल्ड लेबर। चाइना की लेबर सस्ती भी है और स्किल्ड भी, मगर इतनी सस्ती भी नहीं जितना हमें लगता है। 90s में की गई एक स्टडी के हिसाब से एक एवरेज चाइनीज़ लेबर पर डे का 230 रुपये चार्ज करता था, वहीं इंडिया का लेबर कॉस्ट 125 रुपये था और यूएस का 850। तो इंडिया की लेबर कॉस्ट तो चाइना से आधी थी। तो यहाँ पर आता है दूसरा एस्पेक्ट कि चाइनीज़ लेबर स्किल्ड भी है। एक एवरेज चाइनीज़ लेबर इंडियन लेबर से 1.6 गुना ज़्यादा आउटपुट देता है। इसीलिए वर्ल्ड की 60% प्रीमियम लग्जरी आइटम्स चाइना में बनते हैं। एप्पल सारी रिसर्च कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में करेगा, मगर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में आकर। दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनीज R&D कहीं पर भी करें, बट उनमें से 40% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही करेंगी। इन सब एफर्ट्स की वजह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में चाइना 28% कंट्रीब्यूट करता है, वही इंडिया सिर्फ 3.16%। दोस्तों, चाइना के लेबर्स के प्रोडक्टिव होने का एक और रीज़न है जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। दोस्तों, चाइना में लेबर राइट्स बिल्कुल ना के बराबर हैं। वहाँ आज भी 996 की जॉब्स करनी पड़ती है। 996 का मतलब सुबह 9 से शाम 9 बजे तक और हफ्ते में 6 दिन। इसके साथ ही उनके पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की हैं कि उनके लेबर्स को हमेशा आधी सैलरी दी जाती है और आधी सैलरी साल के एंड में, जिस वजह से उनका जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो वो कभी काम छोड़ कर नहीं जाते। और कंपनीज़ ने भी कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि उनका खुद ही इसमें फ़ायदा हो रहा था। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए यहाँ पर ऐसे रूल्स नहीं लाए जा सकते। और पर्सनली मेरे हिसाब से एक प्रोग्रेसिव नेशन में ऐसे रूल्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब चाइना की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है डंपिंग। दोस्तों, चाइना की सबसे बड़ी ताकत उनका मास प्रोडक्शन है। वो किसी भी चीज़ को इतने बड़े लेवल पर करते हैं कि अल्टीमेटली उसका प्राइस अपने आप कम हो जाता है।
अगर चाइना को मोबाइल बनाना होगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट से वहाँ की कंपनीज इतने ह्यूज प्लांट्स लगा देंगी जिसमें बाकी की दुनिया की फैक्ट्रीज़ के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा मोबाइल्स बनेंगे, और वो इतने सारे मोबाइल्स पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी रखकर ढेर सारे मोबाइल्स बेच लेते हैं, जिस वजह से उनका ओवरऑल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, बिजनेसेस के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कम प्रोडक्ट्स बेचकर हर प्रोडक्ट पर ज़्यादा मार्जिन बना लें, एग्जांपल एप्पल, या फिर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचकर हर प्रोडक्ट पर कम कम मार्जिन बनाएं, एग्जांपल वीवो, ओप्पो या रेडमी। और चाइना जब अपने सस्ते प्रोडक्ट्स किसी भी कंट्री में डंप करेगा तो ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि उस कंट्री के नेटिव प्रोडक्ट्स कभी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को टक्कर नहीं दे पाएंगे, और स्पेशली इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में। एग्जांपल, आज इंडिया के 80% टॉयज़ सिर्फ मेड इन चाइना है, यहाँ तक कि अगर यूएस को फ्लैग बनाने होंगे तो 70% उनके फ्लैग्स चाइना से ही बनकर आते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और फिर उन सड़कों ने अमेरिका को बनाया। किसी भी कंट्री की ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की रोल प्ले करता है, इसीलिए आज भी चाइना अपने बजट का 8% इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करता है, वहीं इंडिया सिर्फ 3.9%। आज चाइना में 1.5 लाख किलोमीटर के हाई स्पीड रेलवे कनेक्टिविटी है, वहीं इंडिया के पास 1,25,000 किलोमीटर रेलवे कनेक्टिविटी है, जिसमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी 5% भी नहीं है। चाइना में रोड्स कनेक्टिविटी इंडिया के कंपैरिजन 2 गुना ज़्यादा है। वहीं अगर एक्सप्रेसवेज कनेक्टिविटी की बात की जाए तो चाइना में 1 लाख किलोमीटर की एक्सप्रेसवेज हैं, वहीं इंडिया में 2700 किलोमीटर। इसके अलावा चाइना में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी भी कंपनीज़ को काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। उनके यहाँ मिलती है 3 रुपये पर यूनिट और अपने यहाँ 11 रुपये पर यूनिट। तो अगर कोई कंट्री इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही है तो क्यों कोई कंपनी उस कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में जाएगी। और दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोडक्ट के प्राइस पर पड़ता है। जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना सस्ता प्रोडक्ट बनेगा भी और ट्रांसपोर्ट भी सस्ता होगा। तो गाइज, इस इंडिया वर्सेस चाइना की केस स्टडी में अब तक हमने ये समझा कि क्या रीजंस थे जिस वजह से चाइना इंडिया से आगे निकला। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब यहाँ से इंडिया को कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो इंडिया चाइना को टक्कर दे सकता है। इंडिया का सबसे पहला एडवांटेज तो है यंग वर्कफोर्स। दोस्तों, किसी भी कंट्री की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट उसकी यंग पॉपुलेशन होती है, क्योंकि यही वो वर्कफोर्स है जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, स्टार्टअप्स करेगा या किसी भी तरह की कोई सर्विस देगा। आज एक एवरेज इंडियन की एज 28 साल है, वहीं एक एवरेज चाइनीज़ की एज 38 साल है। हालांकि आज से 40 साल पहले दोनों ही कंट्रीज़ की एवरेज एज 30 साल थी, मगर फिर साल 1979 में चाइना ने इंट्रोड्यूस की वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसका मेन मोटिव था पॉपुलेशन कंट्रोल। इससे हुआ ये कि उनकी पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो गई, मगर फर्टिलिटी रेट गिरने की वजह से उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन बूढ़ी होने लगी और 40 सालों में एवरेज एज 30 से बढ़कर 38 पर आ पहुंची। वहीं इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन यंग होती गई। आज की डेट में इंडिया की 22% पॉपुलेशन काम करती है, वहीं चाइना की सिर्फ 18% पॉपुलेशन काम करती है। और चाइना को अपनी इस गलती का एहसास 2016 में हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस की 2 चाइल्ड पॉलिसी। दोस्तों, ये यंग पॉपुलेशन वो वेपन है जिसका फ़ायदा 40 साल पहले जापान ने उठाया था, 25 साल पहले चाइना ने उठाया और अब इंडिया की बारी है। साल 2030 तक इंडिया 88 मिलियन के साथ नंबर ऑफ वर्कफोर्स में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। अब इंडिया का दूसरा एडवांटेज है पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट। रिसर्चेज में कई बार पाया गया कि जिन कंट्रीज़ में जितना ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस होता है, उन कंट्रीज़ की इकॉनमी उतनी तेज़ी से ग्रो करती है। एक्चुअली होता ही है कि इंटरनेट की वजह से लोगों में अवेयरनेस फैलती है। 2014 में जियो के लॉन्च होने से पहले इंडिया में इंटरनेट रेट 14% थी, वहीं चाइना में 50% थी। वहीं 2015 में जियो के लॉन्च होने के बाद डेटा प्राइसेस कम हुए और आज 2022 में 45% इंडियंस के पास दुनिया का 5वां सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन है। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक इस मामले में इंडिया चाइना को ओवरटेक कर देगा। इंटरनेट की वजह से इंडिया के सर्विस सेक्टर को भी बूम मिला है। इंडिया में जितने यूनिकॉर्न्स पिछले 5 साल में बने हैं उतने पिछले 50 सालों में नहीं बने। सिर्फ 2021 में इंडिया ने 44 यूनिकॉर्न्स बनाए और 2022 के स्टार्टिंग के 40 दिनों में 7 यूनिकॉर्न्स, और साल 2023 में एक्सपेक्टेड 100 यूनिकॉर्न्स बन सकते हैं। इंटरनेट की वजह से यूपीआई भी सक्सेसफुल हो गया। अब तीसरा एडवांटेज जिससे इंडिया चाइना को बीट कर सकता है वो है इंडिया का सर्विस सेक्टर। दोस्तों, इंडिया का सर्विस सेक्टर वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है। इंडियन एक्सपोर्ट्स का 38% सिर्फ सर्विस सेक्टर से आता है, जो कि चाइना जैसी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। इंडिया की सर्विस सेक्टर ग्रोथ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां इस इंडस्ट्री को $100 बिलियन तक पहुंचने के लिए 30 साल लगे थे, वहीं नेक्स्ट $100 बिलियन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 7 साल लगे। और इंडियन आईटी कंपनीज़ का मेजॉरिटी बिजनेस यूरोपियन कंट्रीज से आता है। तो एक तरफ तो ये आईटी कंपनीज इंडिया की 90% मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं, दूसरा फॉरेन कंट्रीज़ में भी इनकी अच्छी प्रेजेंस है। और साल 2021 में इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट $150 बिलियन था, जो कि 2025 तक एक्सपेक्टेड $500 बिलियन है। सर्विस सेक्टर ने कुछ हद तक इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। 2022 सितंबर तक आईटी सेक्टर ने 4 लाख नई जॉब्स क्रिएट करी हैं, जो कि चाइना जैसे कंट्रीज से बहुत बेहतर है। तो गाइज़, ये था इंडिया वर्सेस चाइना की इकोनॉमीज़ का एनालिसिस।
मगर ये तो टाइम ही बताएगा कि इंडिया चाइना को ओवरटेक कर पाएगा या नहीं। हालांकि अब चाइना भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा है, उसने भी अपने सर्विस सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।